नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और मस्त होंगे। आज के दिन 21 फरवरी यानी कि जो कल के दिन एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, मैं अपनी मेहनत आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ नया कुछ। इसमें लगभग 2 से 3 टाइप ऐसे हैं जो मैं आपको नया बताऊंगा, और बाकी 5 ऐसे टाइप हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार एक ही टाइप रिपीट हो रहा है। एसएससी जीडी 2025 में 21 फरवरी के दिन मैं आपको बताऊंगा शांति से। पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। मेरे गुरुदेव गगन प्रताप सर ने ये पहले ही यूट्यूब पे करा रखा था। क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 152 है, तो निवेश की गई राशि निकालना था। सर ने एक गोल्डन रेशियो जो होता है उस मेथड से किया है। अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझाता हूँ। 4% का सर ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला है। यहाँ पे क्या निकाला है? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 25 है। सर ने ऐसा माना कि 3 साल है तो सर ने क्यों कर दिया, तो माना प्रिंसिपल ये है। सर ने कभी भी किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल से मिश्र धन जो होता है ना, यानी कि अमाउंट पे सर ने फोकस नहीं किया है। कभी भी गोल्डन रेशियो 3 साल वाला जो होता है ना, 3:1 होता है, तो पहले जो 3 का रेशियो निकलेगा उसका कितना वैल्यू निकलेगा, तो 25 का स्क्वायर, फिर 25, फिर 1। अल्टीमेट जो है ना अपना चक्रवर्ती ब्याज, सिर्फ लास्ट के 2 को अपने को काउंट करना पड़ता है, यानी कि 76। 25 या 75 और 1 एकम 1 यानी कि 76 की वैल्यू 152 अपने सवाल में दिया था, यानी कि क्रॉस 2। तो हकीकत में 25 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 15 शायद मुझे लग रहा है 15,625 आएगा। क्या जाएगा? अगर 25 का क्यू करोगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15,625। और उसका जैसे अपने क्रॉस 2 करेंगे अपना आंसर आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा? 31,250। तो यही रहा दोस्तों आज का सर का सवाल। बाकी मैंने भी अपने मेथड से ही सब कुछ किया हुआ है, तो मैं शांति से आपको बताऊंगा। ये पूरा का पूरा क्लास जो है हमारा, जो मैंने आज इतनी ज़्यादा मेहनत की है, कम से कम 5 से 6 दोस्तों के साथ डिस्कस के माध्यम से ये आया है। अगर मैं आपके साथ टाइम अपना साझा करूं कि अभी हाल कितना टाइम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अभी का समय 3:13 AM। मैं कहाँ पे हूँ? तो आनंद पार्क सोसाइटी कलोल, गुजरात हूँ मैं। बिहार का, कहाँ का हूँ मैं? बिहार का, लेकिन आपकी सेवा के लिए मैं गुजरात से उपस्थित हूँ। अंकित सिंह यादव, अंकित भाई जो हैं हमारे हाथ रस वाले, यूपी के, लगभग 72 क्वेश्चन इस शिफ्ट में राइट किए हैं। 4 मिनट में उन्होंने हिंदी निपटा दिया है। कितने? 4 मिनट में हिंदी निपटा दिया। जोगाराम करके एक हमारे भाई राजस्थान से हैं। उसके अलावा प्रणव भाई ने तो बहुत पहले ही सारे क्वेश्चन भेज दिए थे, बस मैं कंफर्म किया। किन से? अंकित भाई से और जोगा भाई से। इसके अलावा एक प्रज्वल भाई भी हैं। प्रज्वल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हम समय की बर्बादी किए बिना अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। कार्यक्रम क्या है? जो टाइप आ रहा है, कुछ डाटा मिल जाए तो डाटा के साथ, जो डाटा ना मिले अपने अनुमान के साथ। मेरा काम है आपको समझाना, आपका डर ख़त्म करना। किस चीज़ का? कि एग्ज़ाम का लेवल हाई नहीं आ रहा है दोस्तों। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दे दिए तो 40 में से 40 मार्क्स गणित में भी पॉसिबल है। पहला सवाल मैंने गोल्डन रेशियो से आपको समझाया क्या था। 4% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज 152 था। बेसिक तरीका क्या है कि साधारण ब्याज 12% निकल जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका क्या आ जाएगा? 3a.3a का स्क्वायर और AQ, लास्ट के 4 दशमलव स्थान का ये वैल्यू निकालने का तरीका होता है। एक और फॉर्मूला है, वो मुझे लगता है आपको पता ही होगा। दशमलव वाला थोड़ा आप अपडेट कर सकते हैं, यानी कि 12.486 की वैल्यू है। और जब चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.4864 152।
4 दशमलव को काटेंगे तो 4 जीरो लगाएंगे 125। जब हम 8 से इधर काटेंगे तो 608 हो जाएगा। किससे? सबसे पहले मैंने 8 से काटा। किससे काटा दोस्त? 8 से काटा। इधर 608 आ जाएगा, इधर 125 आ जाएगा, जीरो बचेगा। 152 से जब मैं काटने जाऊंगा तो 4 बार में मेरा कट जाएगा। 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1250। 4% में अगर मैं 25 से गुणा कर दूंगा तो मेरा जो मूलधन निकालना था वो 100% है, और 100% की वैल्यू 31,250 जो सर ने कराया था। सर ने का मतलब हमारे गगन प्रताप सर, यानी हमारे गुरुदेव ने जो कराया था। ये टाइप पहले भी आ चुका है, ये टाइप पहले भी आ चुका है, लेकिन वापस मैं आपको करा देता हूँ कि विजय ने अपने 2 बेटों अजय और प्रकाश को कुल रुपया कितना है? 1617, यानी कि 1617। ये दोनों के दोनों सवाल डाटा 100% सेम है, दोनों के दोनों में 100% डाटा सेम है। 1617 रुपये क्रमशः 11 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज। कितना परसेंटेज दिमाग में रखना दोस्तों, 10% चक्रवर्ती ब्याज पर दिया, जो उन्हें बराबर राशि मिलती है। कितने वर्षों के बाद? 11 वर्षों 12 वर्षों के बाद 10% चक्रवर्ती ब्याज पे उनको राशि बराबर मिलती है। तो अजय भाई जो हैं, यानी कि जो 11 वर्ष वाले हैं, सवाल क्या है कि अजय भाई जो जिनको 11 वर्ष में राशि बराबर हो जाएगी प्रकाश भाई से, उसका वैल्यू निकालना था। मैंने क्या किया? मैंने माना अजय भाई को x रुपये मिले। कितने परसेंट की दर से? 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 के समान में 1 का उनको ब्याज मिलेगा। मैंने माना x, अगर अजय भाई को x रुपये मिले, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, वापस तीसरी से चौथी बार समझा रहा हूँ। अगर अजय भाई को x मिला तो जो हमारे प्रकाश भाई हैं उनको 1617 माइनस x रुपया मिलेगा। जो अजय भाई हैं उनको 11% का चक्रवर्ती मिलेगा, 11 वर्षों का चक्रवर्ती मिलेगा। और जो हमारे प्रकाश भाई हैं उनको 12 वर्षों का चक्रवर्ती मिलेगा। 11 से पूरा का पूरा ये 12 काटोगे तो सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, और 11 का गुणा x में होगा, 11 का गुणा 1617 में होगा। तो 1617 गुणा 11, और ये वाला 11x बराबर के इधर जाएगा। ये तो सब कुछ कट चुका है, यानी कि 10x और 11x। यहाँ से यहाँ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये सबको एक साथ में उड़ाना पड़ता है बस। 21x की वैल्यू आपको आ जाएगी। जैसे आप काटना चालू करोगे तो 21 का पहाड़ा 77 बार में जब काटोगे, 2 बार 7 से काटोगे तो 1617 कट जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगा कितना? 847। ये ऑथेंटिक आंसर है। बहुत से दोस्तों का आंसर 770 आया होगा, लेकिन 770 तब आएगा जब डाटा ऊपर नीचे हो, यानी कि यदि 12 वर्ष पहले है, 11 वर्ष बाद है, तो अजय का आंसर बदल सकता है। इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसको आपने x माना है, किसको आपने 1617 माइनस x माना है। ठीक दोस्त, साधारण ब्याज का बहुत बार मैंने समझा दिया है कि 8% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। मान लीजिए कि XYZ दिया था, मेरे को अंक याद नहीं है तो मैंने अंक लिखा भी नहीं है। मेरा काम है टाइप समझाना जो एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ पे 32% की वैल्यू दिया था, 100% की वैल्यू निकालना था। मुझे लगता है कि ये टाइप आपने बहुत बार रिवाइज किया होगा। बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। PR मतलब रेट दिया है 8%, समय दिया है 4 वर्ष बट्टे 100, यानी कि प्रिंसिपल जो होता है अपना मूलधन निकालने के लिए जो भी ब्याज दिया है उसको 100 से गुणा करो और 8 और 4 से भागा दे दो। ये अपना बेसिक, ये अपना शॉर्टकट। लाभ और हानि का ये सवाल नहीं समझा तो क्या समझा। अगर जिसका भी एग्ज़ाम बाकी है दोस्त, जिसका भी एग्ज़ाम बाकी है, ये वाला सवाल समझ लो भाई, आने वाला है। क्या? 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे जाते हैं। सबसे पहली बात, प्रति सैकड़ा सबके दिमाग में खनकता है मतलब नहीं समझ में आता है। 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे जाते हैं और 900 प्रति लाभ पर बेचे जाते हैं। तो प्रति दर्जन संतरे की कीमत पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। ठीक, 1200 रुपये में प्रति सैकड़ा, तो प्रति सैकड़े का मतलब होता है 100 संतरे की कीमत 1200 रुपये है। समझ में आया? यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही मतलब है कि 100 संतरे का वैल्यू अगर 1200 रुपया है तो 400 संतरे का मतलब क्या हुआ?
तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। बहुत से दोस्तों को समझ ही नहीं आता है 4 से गुणा क्यों कर रहा हूँ मैं। 4 से सिर्फ इसीलिए गुणा किया क्योंकि 100 संतरों का वैल्यू 1200 है, तो 400 संतरे कितना है, यहाँ पे 100 संतरे से 400 संतरे हुए, 100 संतरे से 400 संतरे हुए, तो इसीलिए मेरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा। और 4 गुणा 1200 यानी कि 4800 आराम से अपना आंसर आ जाएगा दोस्त। समझ में आया आपको। यहाँ पे 12 चौके 48 यानी कि 12 चौके 4800 अपना आ जाएगा। और हकीकत में इसके आगे वाली लाइन में जाते हैं, 900 प्रति लाभ पर बेचा जाता है। बेचने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है, क्लियर लिखा है ना दोस्त, लाभ अपना 900 हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य कितना था, आपको दिख रहा होगा, खरीद मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 4800 और 900 को जोड़ दोगे तो 5700 आ जाएगा। और 5700 जो आपकी वैल्यू है ये विक्रय मूल्य है। पूछा क्या गया है, प्रति दर्जन संतरे की कीमत। प्रति दर्जन संतरे की कीमत का सीधा तात्पर्य है, प्रति दर्जन का मतलब 12 से गुणा इसीलिए किया क्योंकि प्रति दर्जन है। संतरे की कीमत, संतरा था कितना आपके पास भाई, 400 संतरे थे, 400 भागा देने का रीज़न संतरा था, कितने, 400 संतरे। 12 से गुणा करने का मतलब प्रति दर्जन। ये पूरा सवाल मैंने YouTube पे सर्च मारते रह गया, कहीं भी मुझे नहीं मिला, तो मैंने समझा कहाँ, चैट जीटीपी ने मुझे समझाया। अगर किसी को सबूत चाहिए चैट जीटीपी कैसे समझाती है तो 2 मिनट में आपको मैं दिखा देता हूँ कि चैट जीटीपी कैसे समझा रही है क्वेश्चन को काफ़ी शानदार तरीके से। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। साथ में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ ना, देखो 1250 रुपये प्रति सेकंड, 1250 प्रति सैकड़े की दर से 800 संतरे खरीदे जाते हैं और 1200 का लाभ होता है, तो प्रति दर्जन का वैल्यू बताओ। तो दोस्तों ये रहा चैट जीटीपी का, जहाँ से मैंने सीखा, आपको दिख रहा होगा क्लियर। चैट जीटीपी से मैंने सवाल पूछा कि 1250 वाले, तो उसने पूरा का पूरा मेरे को सॉल्यूशन के माध्यम से बताया और मैं आपको शांति से बता दिया हूँ। किसी दोस्त को शॉर्टकट में करना है तो क्या करेगा, 1250 गुणा 8, क्यों, क्योंकि 100 संतरे का वैल्यू दिया था, 800 संतरे का पूछा, इसलिए मैंने 8 से गुणा किया। टोटल वैल्यू आ जाएगी 10,000। 10,000 में 1,200 जोड़ूंगा तो 11,200 मेरा विक्रय आ जाएगा। निकालना मुझे प्रति दर्जन है, क्या निकालना है, प्रति दर्जन संतरे, मतलब गुणा 12 और डिवाइडेड 800, आंसर आ जाएगा 168। तरीका एकदम आसान है, हर एक शिफ्ट में आ रहा है। शॉर्टकट में वापस एक बार बताऊंगा कि प्रति सैकड़े की वैल्यू 1200, तो 400 संतरे में 4 से गुणा किया, आंसर आपके सामने 4800 खड़ा है। लाभ 900 का हुआ तो विक्रय मूल्य 4800 में 900 जोड़ दूंगा, 5700 आपका आंसर विक्रय मूल्य के तौर पे आएगा। लेकिन विक्रय मूल्य पूछता तो आंसर ये हो सकता है, पूछा क्या है, प्रति दर्जन संतरे। संतरे कितने हैं, 400, तो 400 से भागा देना पड़ा, प्रति दर्जन निकालना था, इसीलिए मैंने 12 से गुणा किया। ये सवाल लाभ और हानि का समझाना बहुत ज़रूरी था। लाभ हानि से एक और सवाल आया था जो मुझे मिल नहीं पाया। बोर्ड मास सरलीकरण 2 सवाल, बोर्ड मास से 2 सवाल थे। एक सवाल मेरे को पता है, एक सवाल बहुत आसान डाटा से था, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बोर्ड मास बोलता है कि आपको ब्रैकेट पे पहले ध्यान देना है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइडेड। यानी कि ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ से लेके यहाँ, तो ब्रैकेट के अंदर 6 - 5, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट के हिसाब से छोटा अपने को निपटाना पड़ेगा, जिससे आएगा 1 का गुणा 7 में करूँगा तो 7 एकम 7, और 7 का भागा जब 14 में करूँगा तो 2 आ जाएगा, यानी 22 - 2, और ब्रैकेट में 2 और लास्ट में गुणा 2। अल्टीमेट ये तीनों को गुणा कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, 22 में से 8 घटाऊंगा तो 14 आ जाएगा। तो ये शांति से बोर्ड मास का सवाल था। लगभग 2 सवाल आए थे बोर्ड मास से। इसके अलावा समय दूरी चाल से मैंने ट्रेन वाला बताया, लेकिन ट्रेन में 2 कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। मैं कन्फ्यूज़न के मारे दोनों कंसेप्ट लिख दिया। कमेंट सेक्शन में भर जाते हैं यार कि भैया ये आया था, ये नहीं आया था। ये हूबहू डाटा है। 2 ट्रेन जिनकी लंबाई 390 मीटर, कितनी है, 2 ट्रेनों की लंबाई
जिसमें से एक की लंबाई 390, एक की लंबाई 110 मीटर, समान दिशा में क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ये वाला हकीकत में सवाल था। कुछ दोस्त बोलेंगे ना भैया ये वाला भी सवाल था, तो मैंने बोला वो भी ले लेता हूँ। हकीकत में ये वाला सवाल नहीं था, लेकिन आ सकता है। क्या आ सकता है कि तेज गति की ट्रेन धीमी गति में बैठे व्यक्ति, धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समझ में आया सवाल। अब इसके अलावा मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ फटाफट। सॉल्यूशन क्या है, समय मेरे को दे रखा था, समय दे नहीं रखा था, समय मांगा है आपको, यहाँ पे दिया है ना भी समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दो रेलगाड़ी हैं, अगर दोनों एक दूसरे को पार करती है, ये अपना पहला सवाल है। मेरा ध्यान पहले सवाल पे है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी, यानी L1 प्लस L2 आएगा, सापेक्ष गति एक दूसरे से, सॉरी यहाँ पे एक सवाल मैंने गलत लिखा है, एक ही दिशा, सॉरी यहाँ पे लिखा है ना समान दिशा, ठीक, यहाँ पे लिखा है समान दिशा में। सबसे पहली बात समान दिशा में, समान दिशा में अगर समान दिशा में ट्रेन चलेगी तो सापेक्ष गति कभी भी माइनस होगी। 130 माइनस 120 करूँगा तो 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 गुणा 18, 5/18, 5/18 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। नीचे 50 से 50 कटेगा, ऊपर 10 बचेगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा। 180 सेकेंड, 180 सेकेंड यानी कि 3 मिनट। बहुत से दोस्तों का आंसर 3 मिनट था, यानी हकीकत में एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। लेकिन ये वाला भी कंसेप्ट आप समझ लीजिए, यदि तेज ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो जो ट्रेन पार कर रही है सिर्फ लंबाई उसकी आएगी। यानी कि तेज गति वाली ट्रेन 130 किलोमीटर वाली की लंबाई कितनी है, 130 किलोमीटर की लंबाई मेरे को दिया है 390, तो 390 मीटर वाली जो ट्रेन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की सापेक्ष गति से पार करेगी। सापेक्ष गति जो थी किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 5 और ऊपर लेके चला गया 18। इसको गुणा भागा करना पड़ेगा, 39 गुणा 36/10। कभी भी नीचे जीरो आएगा तो जीरो से जीरो काटोगे तो फंस सकते हो। कभी भी नीचे जीरो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऊपर गुणा करना है। 36 का गुणा 39 में किया, कैसे किया मैंने, 40 - 1 गुणा 36। 40 का गुणा मैंने 36 में किया तो 1440 आ गया, और माइनस 36 कर दिया तो 140.4 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा था। बहुत से दोस्त ऐसा बोलेंगे कि ये वाला सवाल आया था, लेकिन ये आ सकता है। जो मैंने ये दूसरा टाइप समझाया वो आ सकता है, लेकिन आया कौन सा था, आया ये वाला था कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। आंसर आएगा 3 मिनट। ठीक, यदि एक कार 30 किलोमीटर की गति से, गति बोलो चाल बोलो दोनों सेम रहता है, जो मैंने सवाल में लिख दिया है। यदि एक कार 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर चलती है, चलो ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर चलती है, चलो ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत गति का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। कुल दूरी कितनी है, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर चली, यहाँ पे 30 किलोमीटर चली, यहाँ पे 45 किलोमीटर चली, तीनों को जोड़ दोगे आंसर आएगा 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर टोटल दूरी है, लिया कुल समय निकालना है। समय का फॉर्मूला आपको पता होगा, समय बराबर दूरी बट्टा स्पीड। दूरी कितनी है, तो पहले में दूरी है 60, 60/30। क्यों, 60 की दूरी चलने में 30 की स्पीड थी, 30 दूरी चलने में 60 की स्पीड थी, 45 किलोमीटर चलने में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो यहाँ पे सबसे पहले 30 से काटूंगा 60 को, तो यहाँ पे मेरे को 2 मिलेगा, क्या, घंटा। यहाँ पे 2 घंटे मिलेंगे, यहाँ पे आधा घंटा मिलेगा, यहाँ पे आधा घंटा मिलेगा। 45/1/2 हो जाएगा ना दोस्त, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, अल्टीमेट जोड़ूंगा तो नीचे 3 आएगा। 135 में जब 3 का भागा दूंगा 45 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों सवाल मैंने काफ़ी शांति से और अच्छे से समझा दिया।
2 मिनट रुकिए। सॉरी दोस्तों, 5 सेकंड का मैंने आपको ब्रेक दे दिया। तो दोनों समय, दूरी और चाल के सवाल मैंने काफ़ी शांति से समझा दिया आपको। इसके अलावा प्रतिशत से समझना जरूरी भी है और नहीं भी है। क्यों? प्रतिशत वाला ये सवाल बार बार आ रहा है। शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, दिमाग में रखना। एक जनसंख्या दिया होगा, जो एग्जाम में था वो शहर की जनसंख्या था। जनसंख्या दिया था, शहर की जनसंख्या कितनी है? एक शहर की जनसंख्या 3.5 लाख है। पुरुष लगभग मान लो 2500 थे। 2500 मतलब या तो 2.5 लाख थे, 2 लाख से ज़्यादा थे। समझ में आया दोस्तों? कि एक जनसंख्या दिया होगा जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या दिया होगा और बोला होगा बाकी सब महिलाएं हैं। कुल साक्षरता दर दिया होगा, पुरुषों की साक्षरता दर दिया होगा, महिला की साक्षरता दर निकालना है। महिला साक्षरता दर निकालना होगा, पुरुष साक्षरता दर, पूरे शहर की साक्षरता दर दिया होगा, पूरे शहर की जनसंख्या दिया होगा, पुरुषों की संख्या दिया होगा। यानी 4 डाटा दिया होगा, एक डाटा आपसे पूछेगा। समझ गए दोस्त? तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका है ये है, पुरुषों का और महिलाओं का जो भी संख्या है उसका रेशियो ले लो। रेशियो लेने के बाद पुरुषों की साक्षरता दर और ओवरऑल साक्षरता दर अगर सेम है, 58% है, तो ये वाला भी 58% ही आएगा। शिफ्ट 2 में ये वाला था, शिफ्ट 3 में 47% वाला था। कितना? 47% वाला था। ये वाला जो प्रतिशत वाला सवाल है हर एक शिफ्ट में आ रहा है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 21 फरवरी के तीनों शिफ्ट में आया होगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 शिफ्ट का डाटा है। कौन सा? 3rd शिफ्ट में 47% आया था। आंसर भी 47% आएगा। किसी दोस्त को बेसिक समझना है तो बेसिक में समझाता हूँ काफ़ी शांति से। मेरे पेन की निब जो है ना, उस पर ध्यान देना। जो टोटल जनसंख्या है आपको लिखना पड़ेगा। रेशियो निकालोगे तो पुरुष जो है 5 रेशियो में है, महिलाएं 3 रेशियो में है। ओवरऑल जनसंख्या 5:3 में है। 58% पुरुषों की साक्षरता दर दिया था, महिलाओं की साक्षरता दर निकालना था। दोनों की साक्षरता दर 58 है। इसका मतलब क्या है? जो टोटल रेशियो है 8 गुणा 58 टोटल परसेंटेज आ जाएगा। माइनस क्या दिया है? 5 गुणा 58। 5 गुणा 58 मेरे को दिया है, जिसको मैं माइनस करूँगा तो 58 गुणा 3 आएगा। महिलाओं का निकालना है, इसीलिए मैंने 3 से भागा दूंगा। किससे भागा दूंगा? 3 से भागा दूंगा। जब 3 से 3 कट जाएगा तो अपने आप 58% आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, ये है अपना शॉर्टकट। कभी भी पुरुषों का, महिलाओं का जो भी जनसंख्या दिया होगा उसका रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो बेशियो सब गया तेल लेने, संख्या गई तेल लेने। कब? मतलब मेरा यही है कि जब भी 58%, 47% और 47% जब दिया होगा, ओवरऑल 47%, पुरुष 47%, तो महिला ऑलरेडी 47% आ जाएगा दोस्त। ये शिफ्ट 3rd का सवाल है। ये आपको बार बार मेरे को समझाना पड़ रहा है। रीज़न सिर्फ इतना है, सच में ये वाला टाइप इतना आसान है। जब 2 संख्या परसेंटेज की बराबर हो तो ये जो रिवर्स डेविएशन होता है ना, रिवर्स डेविएशन मैंने सीखा था और रिवर्स डेविएशन के मेथड से मैंने आपको समझाया। काफ़ी प्रतिशत का आसान सा सवाल आ रहा है। अनुपात का मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि चतुर्थानुपात से 2 सवाल थे। चतुर्थानुपात से 2 सवाल थे। आसान सा डाटा था। ये डाटा अलग हो सकता है, कमेंट ना करें, डाटा अलग हो सकता है। मेरा काम है बेसिक समझाना। 3:15:5 का चतुर्थानुपात
चतुर्थानुपाती पूछा था। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला है b गुणा सी बट्टे ए, 5 गुणा 5 बट्टे 3 का मतलब 25 आंसर आ जाएगा। ये वाला जो सवाल है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा दोस्तों। अभी मेरे को डाटा नहीं मिला है, लेकिन 2-3 दोस्त हैं। अंकित है हमारा दोस्त, जोगाराम करके हैं वो हैं, प्रणव भाई हैं, इसके अलावा हमारे प्रज्वल भाई हैं। ये 4 दोस्त हैं जिनका एग्ज़ाम इसी शिफ्ट में हुआ है। तो ये क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना है कि कुछ दिया था, किससे घटाएं कि x आए, और x और 4 और 8 का चतुर्थानुपात निकालना था। माने b और c दिया था 4 गुणा 8, अपने को a की वैल्यू निकालनी थी कुछ घटा के। ये टाइप अगर आपने पढ़ा हो तो ज़रूर इसको आप दोहरा लें, लेकिन ये मुझे टाइप समझ नहीं आया। 14वां नंबर का था। 10वें से 14 आने का सिर्फ मेरा यही तात्पर्य है, क्योंकि मैंने गलती से जो ये 14 नंबर है ना उसको एलसीएम में रख दिया था। ठीक, क्षेत्र मिति से 2 सवाल आए थे। 11वां सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेलन की त्रिज्या 4 सेमी और 16 सेमी उसकी ऊंचाई दिया था, यानी कि त्रिज्या 14 ऊंचाई 16 दिया था। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच यानी कि 2 22/7, 14 गुणा 16, 7 से काट दूंगा तो 2 आ जाएगा ऊपर। कितना आ जाएगा दोस्त? 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 44 गुणा 32। 44 गुणा 32 का सीधा तात्पर्य है 140, यानी कि 1408 आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करना आना चाहिए। 44 गुणिया 2 यानी 88 का 8, हारसिन लघु 8। 44 तियाँ कितना होता है? 44 तियाँ 132, हारसिन प्लस 8 140 हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर आप कर गए, एग्जाम कर गए। एलसीएफ और एचसीएफ से सवाल क्या था, शांति से समझाऊंगा, ये नया टाइप है। यदि 3 संख्या 31, 61, 91 को x से भाग देने पर, x अपने आप में बड़ी संख्या, ये कोष्टक में बना के दिया हुआ था सवाल के अंदर, हूबहू डाटा है, सीखना जरूरी है जिसका भी एग्जाम बाकी है। यदि 3 संख्या 31, 61, 91 को x से भाग देने पर समान शेषफल बचता है तो x और 48 का एलसीएम बताइए। इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान था। हार्ड क्या है? 31, 61 और 91। 31, 61 और 91 में जब आप 15 अथवा 30 का भागा दोगे तो शेषफल 1 आएगा। ये कंडीशन कोई भी देखेगा तो समझ सकता है कि 31, 61, 91 में किससे भागा दिया जाए कि शेषफल बराबर आए। आंसर आ जाएगा 30। क्यों? क्योंकि कोष्टक में दिया था सबसे बड़ी संख्या। तो 30 और 48 का एलसीएम निकालना था। 30 48 का एलसीएम 240 आपका आंसर हो जाएगा। और 14 वाला जो था कुछ व्युत्क्रमानुपाती एलसीएम मतलब रेशियो से ही था। इसको गलती से मैंने एलसीएम में लिख दिया था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेलीग्राम चैनल पे 14वें का आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में बेलन के आयतन में वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि, ऊंचाई में कमी, ऐसा कुछ सवाल था। डाटा मेरे पास नहीं है। फॉर्मूला क्या जाएगा? आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। किसका फॉर्मूला है? तो बेलन के आयतन का। तो वी चलेगा आर स्क्वायर एच। इसमें परसेंटेज का चेंज होगा तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ये भी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे इसका मैं आपको आंसर जरूर दे दूंगा। यदि 3 संख्या कितनी? यदि 3 संख्या ए बी सी का औसत 20 है, बी सी का औसत 18, थोड़ा अजीबोगरीब लिख दिया है मैंने, 18 है, सी और ए का औसत 15 है, तो संख्या ए बताइए। ये वाला डाटा मैंने अपने हिसाब से अथवा मेरे दोस्त ने अपने हिसाब से बनाया है। अल्टीमेट सीखने वाली बात यह है कि b प्लस ए जो है, यानी कि b और a का औसत दिया है, तो b और a का टोटल उम्र कितना है? उम्र दिया है अथवा संख्या दिया है, ऐसा ही कुछ सवाल था। b और a की टोटल संख्या आ जाएगी 18 गुणा 2, c और a का टोटल संख्या आ जाएगा 15 गुणा 2। बेसिक तरीका इसका गुणा करने का यही है कि 15 को 18 में प्लस कर दो, 33 आएगा, 33 गुणा 2 कर दो। ठीक, हकीकत में निकालना क्या था? निकालना मुझे ए बताना था, यानी कि ये सब कुछ दिया था ए बी सी। बेसिक ये है कि ए बी सी का औसत दिया है, बी ए का औसत दिया है, सी ए का औसत दिया है, यानी कि बी ए का कुल वैल्यू, सी ए का कुल वैल्यू, ए बी सी का कुल वैल्यू। ये 4 वैल्यू में से अगर 3 वैल्यू आप घटाओगे तो ए की वैल्यू बचेगी।
बी में से बी घटा, सी में से सी घटा, ए में से ए घटा, फिर भी यहाँ पे ये वाला तो ए बच जा रहा है ना दोस्त, तो ए बचेगा। यानी क्या दिया है, 33 गुणा 2 यानी कि 66 में से 60 घटेगा, तो 6 वर्ष ए का आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल काफ़ी पेचीदा है। टाइम एंड वर्क नहीं है, हाँ टाइम एंड वर्क वाला ही है। इंग्लिश में इसको टाइम एंड वर्क बोलते हैं, हिंदी में समय और कार्य बोलते हैं। P किसी काम को 40 दिनों में, Q किसी काम को 60 दिनों में, R किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। अब समझना ये है, यदि B और C प्रतिदिन काम करते हैं, B और C प्रतिदिन काम करते हैं और A हर तीसरे दिन उनकी सहायता करता है, तो कार्य कितने दिनों में होगा। 40 60 80 का एलसीएम निकालना था, 240 शांति से आप लोग निकाल लोगे। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इसको ए बी मान लेता हूँ ना मैं, ए बी सी कर देता हूँ, इसको ए, इसको मैं कर देता हूँ बी, इसको कर देता हूँ सी, क्योंकि कन्फ्यूज़न है यार। अपने हिसाब से मैंने ए बी सी लिया है, ए बी सी मैंने अपने हिसाब से लिया है, कोई भी नाम था। हकीकत में ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 4 आएगी, सी की इफिशियंसी 3 आएगी। पहले दिन बी और सी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन बी और सी काम करेंगे, लेकिन तीसरे दिन सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए ए आ जाएगा। यानी पहले दिन काम हुआ है 7 इफिशियंसी, दूसरे दिन काम हुआ है 7 इफिशियंसी, तीसरे दिन काम हुआ है 13 इफिशियंसी। 3 दिन में टोटल काम 27 हुआ है। टोटल काम आपका 240 करना है, यानी कि 9 से गुणा किया, यानी कि 27 दिन में 243 काम हो गया, यानी 3 काम ज़्यादा हो गया। अल्टीमेट 26 दिन प्लस 10/13, 26 सही 10/13 आंसर था। ये सवाल बनाने के चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन टोटल इफ़िशियंसी 2 दोस्तों का 240 निकला था। टोटल वर्क इफ़िशियंसी अपने हिसाब से रख के मैंने आंसर निकाल दिया। टाइम आज दोस्तों ज़्यादा ले लिया है, मैंने आपका माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा शुरुआत में मैं एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगा दिया। डिस्काउंट का एकदम आसान सा सवाल था। 1200 के सामान में 4% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी गई, तो वस्तु का मूल्य बताइए। 1200 का सामान है, 4% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 96% की वैल्यू 96/100। 8% की छूट यानी कि 92/100। हकीकत में 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 96 गुणा 92 को आपको गुणा करना पड़ेगा। बेसिक तरीके से मैंने गुणा किया, 8832 आएगा। 8832 को जब 12 से गुणा करेंगे, 100 से भागा देंगे, आप शांति से कर सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1059.84। क्यों, क्योंकि नीचे अपना 100 बचा हुआ था। ये आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा कैमरा मैंने नीचे कर दिया था दोस्तों, वापस अगर आपको चाहो तो मैं बता देता हूँ। बेसिक फार्मूला था 1200 गुणा 96%, 92%, 92 का गुणा किया, 8832 आ जाएगा। 8832 को 12 से गुणा इसीलिए किया क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो को हमको नीचे लेना पड़ेगा, यानी कि 100। कभी भी 100 मत देखो, उसको जीरो समझो, कितने जीरो हैं। कैलकुलेशन का बेसिक तरीका है, जीरो को गिनो और काट दो। आंसर आपके आंखों के सामने है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, सारे PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। टाइम मुझे लग रहा है कि अभी मेरा टाइम यहाँ पे 3:30 हो रहा है। अगर किसी भी दोस्त को जो अभी तक बचा हुआ है, मतलब रुका हुआ है, उसको टाइम देखने का पूरा हक है कि अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं आपके लिए क्या मेहनत कर रहा हूँ क्या नहीं। अभी का समय आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो दोस्तों 4 बजने वाला है, मैं कोशिश करूँगा 7 बजे तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। तो जय हिंद, जय भारत।